रविवार 30 मार्च रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपूरच्या दौऱ्यावर येत आहेत। याचा आनंद सर्व जनतेसोबत बौद्ध जनतेला सुद्धा आहे व त्यांच्याकडून बौद्धांच्या अनेक अपेक्षा आहेत। ते संघ कार्यालयासोबतच बौद्धांच्या पवित्र दीक्षाभूमीला भेट देणार आहेत। म्हणजेच बौद्धांच्या पवित्र स्थळांबाबत त्यांना आस्था आहे हे सिद्ध होते व मोदीजी जगात कुठेही गेले तेथे मैं तथागत बुद्ध के देश से आया असा आवर्जून उल्लेख करतात। बौद्ध पुनर्वसन व संरक्षण समितीची त्यांना आग्रहाची विनंती आहे की त्यांनी बौद्धगया महाबोधी विहार बौद्धांच्या ताब्यात देण्यासाठी व विश्वव्यापी आंदोलन सुरू आहे त्यावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करावी व आंदोलनात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा असे आवाहन समितीचे भैयाजी खैरकर, नरेश गायकवाड, डॉक्टर पूरणचंद्र मेश्राम, पवन शेलारे, सुरेश वाघमारे, संजय मून, शैलेश नगरारे, अनिल कोंडवारे, अनिल वानखेडे, सुरेंद्र सहारे यांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे। जय भीम, नमो बुद्धाय। कल नागपुर शहर में भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब आ रहे हैं और इस उपलक्ष्य में हम नागपुर की बौद्ध जनता की तरफ से कुछ अपील जाहिर रूप से करना चाहते हैं उन्हें, क्योंकि वो भारत के प्राइम मिनिस्टर है। दुनिया में जो शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर है उनमें से मोदी जी एक है और नागपुर शहर में वो आ रहे हैं। नागपुर ये बुद्ध समाज के लोगों की भूमि है, कर्मभूमि है बाबा साहब की, और वो इसी को ध्यान में रखते हुए कल दीक्षा भूमि पर भी जा रहे हैं। लेकिन यहाँ बौद्ध जनता से वो ये भी मिलना भी चाहते हैं, इसलिए दीक्षा भूमि जा रहे हैं। लेकिन गए 3-4 महीनों से यहाँ की बुद्ध जनता और भारत की बुद्ध जनता या विश्व में जो भी मानने वाले बुद्ध जनता है वो सारे लोगों का महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तरफ नज़र है। वो सारे लोग उनमें इन्वॉल्व है, हर गांव में, हर ज़िले में, हर कस्बे में, और ख़ास करके नागपुर शहर में गली गली से मोर्चे निकाल रहे हैं। क्योंकि महाबोधि महाविहार जो है, तो महाबोधि महाविहार जो बोधगया में है वो महाविहार बौद्धों के कब्जे में हो, क्योंकि वो बौद्धों का है। बौद्ध राजा सम्राट अशोक ने उसे बनाया है और वो बौद्धों का राइट है। भारत का संविधान भी कलम 25 और 26 में वो अधिकार देता है कि जिस धर्म का संप्रदाय जो पूजा स्थल है वो उन्हीं के हाथ में हो, और इसलिए हिंदुओं का हिंदुओं के हाथ में है, भारत बौद्धों का बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, मुसलमानों का मुसलमानों के हाथ में है, क्रिश्चियनों का क्रिश्चियनों के हाथ में है, तो फिर बौद्धों का बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं? ये प्रश्न विश्व में सारे बौद्ध लोग पूछ रहे हैं। और अभी कई दिनों पहले पटना में और ख़ासकर बुद्धगया में वहाँ पर आदरणीय लामा जी के नेतृत्व में कुछ भंते वहाँ उपोषण पे बैठे हैं। तीव्र संघर्ष वहाँ शुरू है और भारत के खास करके महाराष्ट्र के गली गली में भारत के जहाँ जहाँ अम्बेडकरी समाज है बुद्ध को मानने वाला, वहाँ पर तीव्रता से इस मांग को पूरा किया जा रहा है। डिमांड जोरदार उठाई जा रही है। अभी मोदी जी यहाँ पर आ रहे, मोदी जी के तरफ लोग बड़ी आशा से देखते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि 1948 से जो रामलला का अयोध्या में जो विवाद खड़ा हो गया, तो उस विवाद को कई मिनिस्टर आए, कई सरकारें आई, यूपीए की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, कांग्रेस आई, बीच में वीपी सिंह के नेतृत्व में एक मिश्र सरकारें भी आई, लेकिन राम मंदिर का मसला ये सुलझा नहीं। लेकिन अभी मोदी जी की जब से है तो मोदी जी ने पुढाकार लिया और राम मंदिर को मुक्त कर दिया। हमारी यही अपील है कि मोदी जी से, क्योंकि 1949 में 48 में राम मंदिर का मसला अभी अभी मोदी जी के सरकार में सॉल्व हुआ, तो हमारी आशा बढ़ गई है, क्योंकि मोदी जी एक शक्तिमान आदमी है और सबका साथ सबका विकास इस मंत्र पर वो भरोसा करते हैं। इसलिए हमको लगता है कि 48 का जो राम मंदिर का जो विवाद था वो उन्होंने सुलझाया, केंद्र ने हस्तक्षेप किया, एक बड़ा ट्रस्ट किया, अपनी योजना बनाई और सुप्रीम कोर्ट में वो योजना दाखिल की और राम मंदिर को मुक्त किया। आज राम मंदिर हिंदुओं के कब्जे में है। उसी तरह से 49 में
बिहार गवर्नमेंट ने बोध गया प्रबंधन कमेटी एक्ट बनाया और एक्ट बनाकर उस एक्ट के तहत बोध गया का महाविहार जो है उस प्रबंधन कमेटी के हाथ में गया। उस प्रबंधन कमेटी में वो बौद्ध होना चाहिए था, क्योंकि वो 100% बुद्धों का अधिकार वह बनता। उस एक्ट में बिहार सरकार ने वो बात नहीं की। उन्होंने वहाँ पर हिंदू को सम्मिलित किया और 5 हिंदू और 4 बुद्ध ऐसी विषम संख्या में रखा, जबकि हिंदुओं का उस मंदिर पर कोई अधिकार नहीं। ये बुद्ध राजा ने बनाया। भगवान बुद्ध को वहाँ पर बोधि प्राप्त हुई और वो धर्म को मानने वाले बुद्ध धर्म को आज संसार में सारे देशों में पाए जाते हैं। हमारी न्यायिक डिमांड है, भारत का संविधान भी कलम 25 और 26 में यह अधिकार देता है कि जिस धर्म का वो पूजा स्थल है उसी धर्म के लोग उसका प्रबंधन करें, उसका संचालन करें और उसका पूजा पाठ ये करे। ये भारत का संविधान भी अधिकार देता है। फिर भी ये 1949 का एक्ट जो बिहार गवर्नमेंट ने बनाया वो गलत ढंग से बनाया गया है और जानबूझकर वो विश्व की धरोहर महाबोधि महाविहार उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। यही बुद्धों का इस आंदोलन के प्रति रवैया है कि बुद्धों को लगता है कि ये हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। हम मोदी जी से, वो नागपुर में आ रहे हैं, ये बाबा साहब की कर्मभूमि में आ रहे हैं, ये नागवंशियों की भूमि में आ रहे हैं और इसलिए मोदी जी से अपील करते हैं कि मोदी जी को अपील क्यों करते हैं, उसके पीछे एक कारण है कि विश्व के किसी भी देश में जब मोदी जी जाते हैं तो वो एक संबोधन करते हैं कि मैं बुद्ध के देश में आया हूँ, देश से आया हूँ, जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया है, जहाँ बुद्ध ने एक कल्याणकारी धम्म का आविष्कार किया है। तो मोदी जी, इसका मतलब मोदी जी बुद्ध को मानते हैं। वो खुद भी दुनिया में जाकर बताते कि मैं उसी के देश से आया हूँ, वो भगवान बुद्ध के देश से आया हूँ। तो हमारी ये डिमांड है। यहाँ जब आ रहे हैं तो उनको भी पता होगा, उनकी इंटेलिजेंस ही है, उनके पास सीबीआई है, सारी यंत्रणा से होगा कि नागपुर से ये महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन है वो कई दिनों से चल रहा है। 92 में जब लाल कृष्ण अडवाणी जी ने चेन्नई से रथ यात्रा निकाली थी, उसी वक्त 92 में नागपुर से भिक्खु संघ के नेतृत्व में भी इससे मुक्ति के लिए आंदोलन चला गया। तो हमारा ये कहना है कि जब अडवाणी जी के नेतृत्व में जो राम लला के मंदिर के मुक्ति का आंदोलन चढ़ा, उनको न्याय मिला। फिर उसी 92 में या भिक्खु संघ के नेतृत्व में जब बड़ा आंदोलन दिल्ली के स्तर पर, कभी बुद्ध गया की धरती पर लाखों बौद्ध के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी जब डिमांड कर रहे तो वो डिमांड आज तक पूरी क्यों नहीं हुई। इसलिए हमको ये लगता है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लालू जी की सरकार हो, नीतीश कुमार की सरकार हो, या अपने आप को धर्मनिरपेक्ष जरूर समझते हैं, लेकिन उन्होंने बौद्धों के साथ न्याय नहीं किया। लेकिन हमारा मोदी जी को आह्वान है, विनंती है कि मोदी जी ने पहली बार इस भारत में बोला मेरा सबका साथ और सबका विश्वास, तो सब में बुद्ध भी आते हैं और बुद्धों की ये न्यायिक डिमांड है। तो वो नागपुर में आ रहे हैं, कल वो बाबा साहब की स्तूप में भी जा रहे हैं, दीक्षा भूमि पे जा रहे हैं, जो बुद्धों की जन्मभूमि जिसको माना जाता है। तो उस भूमि पे जा रहे हैं, मतलब उन्हें बुद्ध से प्रेम है, उन्होंने बुद्ध जनता से भी प्रेम है, तभी तो वो दीक्षा भूमि जा रहे हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे उन्होंने राम मंदिर बनाने में अपनी सरकार की तरफ से काफ़ी प्रयास किया, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, भारत के हिंदुओं का एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट के द्वारा उस मंदिर को मुक्त किया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अपनी योजना उन्होंने सादर की सुप्रीम कोर्ट के सामने और वो मुक्त किया। फिर बौद्धों के साथ ही अन्याय क्यों, ये हमारा मोदी जी से सवाल है। जब आपने राम मंदिर मुक्त किया और हिंदू समाज को न्याय देने की बात की, तो बौद्धों के साथ अन्याय नहीं करेंगे, ऐसा मोदी जी से हम अपेक्षा करते हैं। और बाबा साहब की कर्मभूमि में आकर अगर वो ये घोषणा करते हैं कि महाबोधि महाविहार मैं बौद्धों को दूंगा। वहाँ भी अयोध्या में विवाद थे, मुस्लिम लोग, बाबर एक्शन कमेटी थी, बुद्ध लोग थे, कई लोग, वहाँ पर भी विवाद चल रहा था उस जमीन के लिए, उस मंदिर के निर्माण के लिए। अनेक को पार्टियों ने वो विवाद खड़ा कर दिया था, इतिहासकारों ने उस विवाद में जाना नहीं चाहता क्योंकि वो विवाद खड़े हो गए थे।
क्योंकि भारत की संस्कृति कोई एक के वजह से नहीं बनी। कभी हिंदू आए, कभी मुसलमान आए, कभी बुद्ध आए, कभी हून आए, कभी कई कई लोगों ने यहाँ भारत की संस्कृति को सींचा है, जन्म दिया है, लेकिन बुद्ध गया में वैसा नहीं है। फिर भी हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि बुद्ध गया में ऐसा नहीं है। बुद्ध गया में उस महाविहार को बनाने वाला राजा सम्राट अशोक, ये दुनिया को मालूम है कि बुद्ध राजा था। भगवान बुद्ध यहाँ पैदा हुए, ये सारी दुनिया को मालूम है। उनका धम्म को मानने वाले विश्व के कई देशों में करोड़ों करोड़ों लोग उसको मानने वाले हैं। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारी जाहिर विनती है कि मोदी जी यहाँ पर आए तो वो बाबा साहब की जब स्मारक में जाकर बाबा साहब को वंदन कर रहे, तो फिर बाबा साहब के लोगों को न्याय देने से वो ना चुके, ऐसा ही हमारी इच्छा है। वो नागपुर में डिक्लेयर करे कि ये बौद्ध भिक्खु जो आमरण अनशन पे बैठे हैं, बौद्ध जनता जो गली गली, गांव गांव, जिला जिला जहाँ पर धरने आंदोलन दे रहे, मोर्चे निकाल रहे, बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे, तो उनकी भावनाओं को, उनकी न्याय डिमांड को नज़र रख के वो नागपुर में ही बाबा साहब को जब वंदन करने जाएंगे तब वो डिक्लेयर करें कि वो महाबोधि महाविहार और बुद्ध के हाथ में दे। दूसरी बात यह है कि आज संयोग से बिहार की सरकार जो है वो नीतीश कुमार जी उनके दोस्त है, उनके एनडीए के घटक है। आज मोदी जी की बात को वो समझ सकते हैं, मोदी जी की बात को मान सकते हैं। आज मोदी जी के मैं धर्मनिरपेक्ष और जातिवादी के चक्कर में नहीं जाता, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष बोलने वालों ने आज तक कुछ भी नहीं किया, चाहे राबड़ी की देवी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन मोदी कर सकते हैं। ये हमें बुद्धों को लगता है, भरोसा लगता है कि वो जाहिर करे कि महाबोधि महाविहार बुद्धों के हाथ में हो। ऐसी बौद्ध पुनर्वसन संरक्षण समिति की तरफ से हमने अपील जाहिर भी की है, वर्तमान पत्रों में भी दिए है, और आज लॉर्ड बुद्धा टीवी पर भी अपील कर रहे हैं कि कल वो डिक्लेयर करे योजना कैसी होगी, केंद्र में कैसे डाला जाएगा। ये हमें भी पता है और शायद उनको भी पता होगा। ये जो स्टेट के विषय है, जो यूपी में भी स्टेट का विषय था, यहाँ पर भी स्टेट का विषय था, तो राज्यसभा कलम 249 के अंतर्गत राज्यसभा में बिल दाखिल करके भी केंद्र उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। जब अयोध्या में आपने हस्तक्षेप किया केंद्र सरकार ने, तो बुद्ध गया में भी कर सकते हैं। और ये लीगली, और ये कोई आस्था का प्रश्न नहीं है, ये सिर्फ आस्था का प्रश्न नहीं है, ये न्यायिक प्रश्न है, ये लीगल है, बराबर है। क्योंकि बुद्ध जहाँ भारत में पैदा हुए हैं, यहाँ कोई विवाद नहीं हो सकता। बुद्ध हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे, और इसलिए हिंदू धर्म बुद्ध धर्म से अलग है। और जब अलग संप्रदाय की मान्यता पूरे विश्व में है, तो भारत के लोग इस बात को क्यों ना समझे। ये हमारी ये है। सिर्फ मंदिर पे कब्जा करने के लिए अगर भगवान बुद्ध ये विष्णु का अवतार है, ये बताकर अगर कुछ लोग जो पंडित वहाँ बैठे हैं गिरी संप्रदाय के, वो लोग अगर सोचते होंगे तो वो संविधान को नहीं मानते। संविधान के कायदे कानून को, नेचुरल जस्टिस को अगर नज़रअंदाज करते हैं, तो मुझे लगता है कि मोदी जी जैसा एक विश्वव्यापी शक्तिमान नेता आज भारत को मिला है, तो वो हमारे साथ न्याय करे। वो कभी बोलते हैं कि मैं संविधान का रक्षक हूँ, बराबर है, तो जो संविधान के रक्षक है, तो संविधान भी बुद्धों के साथ है, इतिहास भी बुद्धों के साथ है, और सारी बातें बुद्धों के फेवर में हैं। इसलिए सिर्फ इच्छा है, जैसे इतनी सरकारें आई, कांग्रेस की आई, समाजवादियों की आई, इतनी सरकारें आई, वीपी सिंह जी की सरकारें आई, कम्युनिस्ट कभी सत्ता में भागीदारी रहे, लेकिन उन्होंने राम मंदिर को के मसले को हाथ नहीं लगाया। लेकिन मोदी जी पर यह भरोसा है कि मोदी जी ने कुछ भी करके राम मंदिर को न्याय दिलाया। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि मोदी जी जैसा आपने राम मंदिर में किया, उसी तरह से बौद्धों का महाबोधि महाविहार बुद्धों के हाथ में दे, और वो नागपुर में जाहिर करे कि बौद्ध जनता को आश्वस्त करे कि मैं केंद्र में जाकर जब वो दिल्ली जाएंगे तो एक बिल राज्यसभा में सरकार की तरफ से पेश करके भी वो महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में दे सकते हैं। यही जाहिर अपील करते हुए मैं अपने इस संबोधन को अपने मित्र नरेश गायकवाड़ जी, मैं बुद्ध पुनर्वसन संरक्षण समिति के सभी कार्यकर्ता, डॉक्टर पूरनचंद मेश्राम थे, प्रदीप मून थे, उत्तम राव शेवड़े जी थे, अनिल जी वानखेड़े थे,
सुरेंद्र सहारे जी थे, ऐसे कई कार्यकर्ताओं ने हमने मोदी जी से जाहिर अपील की है। और अभी भी आपको जनता को ये सूचित करते हैं कि हमारी न्यायिक डिमांड है, इस न्यायिक डिमांड को लेकर आप भी संघर्ष करते रहे। हम भी लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ आपके साथ है। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। महाराष्ट्र रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तहसील कार्यालयासमोर महाबोधी बुद्ध विहारासाठी एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले। त्यावेळी महाराष्ट्र रिपब्लिकन पक्षाचे प्रमुख संजय भैया सोनवणे हे मार्गदर्शक होते। यावेळी महिला व पुरुष पदाधिकारी यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते। सदरील कार्यक्रमाची सांगता इंदापूर तहसीलदारांना निवेदन देऊन करण्यात आली। आज महाराष्ट्र रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने इंदापूर तहसील कचेरीच्या समोर जे बिहार राज्यामध्ये बोधगया या ठिकाणी महाबोधी महाविहार हे त्या ठिकाणी अनेक वर्षांपासून त्या ठिकाणी ब्राह्मणांच्या ताब्यामध्ये ते विहार आहे आणि जे बौद्धांचं त्या ठिकाणी जे पवित्र स्थळ असं त्या ठिकाणी मानलं जातं। आणि खरं तर आज आपण या देशामध्ये म्हणण्याऐवजी जगामध्ये आज ते विहार त्या ब्राह्मणांच्या ताब्यातून मुक्त करावं म्हणून जगभरामध्ये आंदोलन सुरू आहेत। तुम्ही आम्ही काल परवा आज पाहत आलो त्यात अमेरिकेमध्ये सुद्धा संसदेवर त्या ठिकाणी सुद्धा मोर्चा निघालेला आहे की ते महाबोधी महाविहार हे ब्राह्मणांच्या ताब्यामधून बौद्धांच्या ताब्यामध्ये देण्यात यावं। आज आपण बघतोय की देशामध्ये तर मोठ्या प्रमाणावरती ते आंदोलन आता उभं राहिलेलं आहे आणि सुरू झालेलं आहे। तर शासनाने त्याची गांभीर्याने दखल त्या गोष्टीची घेतली पाहिजे, परंतु तसं न होता पाठीमागे बौद्ध भिक्खूंना त्या ठिकाणी मारहाण करण्यात आली। ती ज्यांनी मारहाण केली त्यांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, त्यांना तात्काळ अटक केली पाहिजे। जर आपण पाहिलं तर बाबासाहेबांनीच आपल्याला सांगितलंय की आपल्यावरती अन्याय सहन आपण नाही केला पाहिजे आणि जर अशा पद्धतीने हे जर का अन्याय आमच्यावरती करणार असतील तर आम्ही स्वस्थ बसू शकत नाही। आता लोकशाही मार्गाने त्या ठिकाणी आंदोलन उभी करून ते महाबोधी महाविहार आम्ही आमच्या ताब्यामध्ये मागतोय। आपण जर का पाहिलं तर या देशामध्ये प्रत्येक धर्माची जी काही मंदिर आहेत, जी स्थळ आहेत, ते प्रत्येक धर्माच्या ताब्यामध्ये आहे। एकमेव उदाहरण हे बोधगयेचं असेल की महाबोधी महाविहार हे ब्राह्मणांच्या ताब्यामध्ये आहे आणि त्याच्यामध्ये एक नावाला 2-4 बौद्ध त्या ठिकाणी घेतले जातात आणि बाकीचे सगळे कमिटीमध्ये त्या ठिकाणी ब्राह्मण आहेत। त्याच्यामध्ये कलेक्टर त्या ठिकाणी त्या समितीचा अध्यक्ष केलाय। म्हणजे याच्या माध्यमातून हा अन्याय आमच्यावरती त्या ठिकाणी सुरू आहे। तो अन्याय यापुढे आम्ही सहन करणार नाही म्हणून हे देशभरामध्ये हे आंदोलन आता उभं राहिलेलं आहे। आणि जशी ज्या पद्धतीनं प्रत्येक धर्माची धार्मिक स्थळं ज्यांच्या ताब्यात आहेत त्याच पद्धतीनं हे आमचं बोधगयाचं महाबोधी विहार हे सुद्धा बौद्धांच्याच ताब्यात असलं पाहिजे ही प्रमुख मागणी या ठिकाणी आज आम्ही घेतलेली आहे। आणि त्यासाठी महाराष्ट्र रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं हे राज्यभरामध्ये आंदोलन करायला मी सगळ्यांना तशा पद्धतीच्या सूचना केलेल्या आहेत। उद्यापासून प्रत्येक तालुक्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं ज्या ठिकाणी तहसीलदार असतील, ज्या ठिकाणी कलेक्टर असतील त्या ठिकाणी निवेदन देण्यासाठी मी तशा पदाधिकाऱ्यांना जिल्हाध्यक्षांना सूचना या ठिकाणी केलेल्या आहेत। मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात व्हावे या मागणीसाठी गेली 40 वर्ष वकील संघटना संघर्ष करीत आहेत। या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी मुंबई येथे प्रथमच उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराधे यांच्या समवेत खंडपीठ कृती समितीची बैठक होऊन सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती कोल्हापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि सर्किट बेंचचे निमंत्रक ॲडव्होकेट सर्जेराव खोत यांनी लॉर्ड बुद्धा टीव्ही चॅनलशी बोलताना दिली। आमच्या शिष्टमंडळाची व न्यायमूर्तींची आदरपूर्वक आणि सकारात्मक चर्चा झाली असून सर्किट बेंच होण्याबाबत काहीच अडचण येणार नाही असा विश्वास खोत यांनी व्यक्त केलाय। या शिष्टमंडळामध्ये ॲडव्होकेट संग्राम देसाई, ॲडव्होकेट विवेक खाडगे, ॲडव्होकेट वसंतराव भोसले, ॲडव्होकेट संतोष शहा, ॲडव्होकेट निशिकांत पाटोळे यांचा समावेश होता। कोल्हापूर
विभागातून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असणारे खटल्यांची संख्या आणि त्या खटल्यांच्या संख्येसाठी व्यस्त असणारे न्यायाधीश वर्ग आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य बेंचवरती त्याचा होणारा परिणाम किंवा पडणारा जो काही ताण आहे त्या अनुषंगानं चर्चा झाली. त्याचबरोबर कोल्हापूरचे ऐतिहासिक महत्त्व, कोल्हापूरमध्ये पूर्वी जे सुप्रीम कोर्ट होतं, हायकोर्ट होतं प्रिन्सली स्टेट कोल्हापूरमध्ये, त्याचंसुद्धा त्या ठिकाणी रिप्रेझेंटेशन देण्यात आलं. आणि यापूर्वी आदरणीय तत्कालीन सरन्यायाधीश श्री मोहित शहा सर यांनी जो 2015मध्ये जो कोल्हापूर या ठिकाणी सर्किट बेंच स्थापन होण्याबाबतचा रिपोर्ट दिलेला होता त्याचासुद्धा उल्लेख आणि त्याच्या अनुषंगानं चर्चा करण्यात आली. तो मुख्य सोर्स होता. त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाचे जे डिसिजन झालेले होते 1983ला औरंगाबाद खंडपीठाच्या बाबत ज्यावेळी सुरुवातीला सर्किट बेंच स्थापन झालं त्याचा रेफरन्स किंवा अजून न्यायनिवाड्यांचा रेफरन्स झाला. कोल्हापूरमध्ये पूर्वी सुप्रीम कोर्टचे, हायकोर्टाचे असणारे न्यायनिवाडे यांचासुद्धा संदर्भ आणि चर्चा झाली. अतिशय सुंदर चर्चा झाली. माननीय सरन्यायाधीश साहेबांनी जे प्रेझेंटेशन खंडपीठ कृती समितीच्या वतीनं दिलेलं होतं ते अतिशय सुंदर प्रेझेंटेशन आपण दिलं, याबद्दल त्याच ठिकाणी समक्ष कौतुक देखील केलं. या सगळ्या कार्यक्रमाच्या दरम्यान त्या उपलब्ध परिस्थितीचं औचित्य साधून आदरणीय सरन्यायाधीश आणि आदरणीय प्रशासकीय न्यायाधीश न्यायमूर्ती यांना कोल्हापूर या ठिकाणी त्यांनी भेट द्यावी, कोल्हापूरची भौगोलिक सामाजिक परिस्थिती समक्ष जाणून घ्यावी आणि लवकरात लवकर सर्किट बेंच स्थापनेबाबतचा निर्णय घ्यावा या अनुषंगानं त्यांना अगत्याचं निमंत्रण दिलं. ते त्यांनी स्वीकारलं आणि लवकरच कोल्हापूरला भेट देऊ, महालक्ष्मीचा आशीर्वाद घेऊ असं सुद्धा त्यांनी आम्हाला सांगितलं. त्या दरम्यान त्या सगळ्या गोष्टीचं औचित्याने त्यांना विनंती करून कोल्हापूरच्या पद्धतीनं त्यांचा सत्कार देखील त्या ठिकाणी करण्यात आला. नुकतेच जानेवारी महिन्यामध्ये आदरणीय सरन्यायाधीश यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतलेली आहे. त्यानंतरची आमची पहिलीच भेट होती. त्याच्यामुळं सरन्यायाधीश महोदयांना कोल्हापुरी पद्धतीनं शाल, श्रीफळ, पानविडा आणि कोल्हापुरी फेटा देऊन त्यांचा सत्कार केला. त्याचबरोबरीनं एक मोमेंटो म्हणून कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी अंबाबाईचं एक फोटो त्यांना आम्ही किंवा फोटो फ्रेम मोठी त्या ठिकाणी आम्ही त्यांना भेट दिली. त्याचबरोबरीनं कोल्हापूरसह महाराष्ट्राचं देशाच्या स्वातंत्र्य सम्रातील योगदान हे जे प्रसारित बुक आहे त्या मराठी पुस्तकाच्या प्रती आदरणीय सरन्यायाधीश आणि प्रशासकीय न्यायाधीश यांना कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीच्या वतीनं देण्यात आल्या. अतिशय सुंदर आणि यापूर्वी कधीही इतकी सुंदर मीटिंग झालेली नव्हती. मला सांगताना विशेष आनंद होतो की मीटिंगला जाणं आणि मीटिंग औचित्य साधून मीटिंग होणं ही बाब वेगळी आणि ज्या प्रकारे आमचा आदरातिथ्य त्या ठिकाणी त्यांनी केलं, ज्या पद्धतीनं आम्हाला ट्रीट केलं त्या पद्धतीनं आम्हाला निश्चितपणानं विश्वास आहे की इतके नम्र सरन्यायाधीश मुंबई उच्च न्यायालयाला लाभलेले आहेत, इतके नम्र प्रशासकीय न्यायाधीश मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये आहेत. त्यांनी प्रचंड वेळ देऊन आमच्यासोबत सर्व गोष्टींवरती चर्चा केली, इव्हन अवांतरसुद्धा चर्चा केली. तर निश्चितपणानं कोल्हापूरमध्ये सर्किट बेंच स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय येत्या 2 महिन्याच्या आतमध्ये होऊ शकेल अशी सकारात्मक परिस्थिती आम्हाला जाणवली. त्याच्यामुळं आम्हाला विश्वास आहे की लवकरच कोल्हापूर या ठिकाणी मुंबई उच्च न्यायालयाचं सर्किट बेंच स्थापन होईल आणि या कोल्हापूर विभागातून जे काय पक्षकार मुंबई उच्च न्यायालयाला जातात त्याचे जो काय मानस्ताप किंवा त्यांचा जो ताण आहे तो निश्चितपणानं कमी होईल आणि न्याय आपल्या दारी या संकल्पनेनुसार कोल्हापूर या ठिकाणीच निकाल दिले जातील आणि उच्च न्यायालयाचं कामकाज चालेल अशी आशा आहे. धन्यवाद. कालकथित माजी खासदार SK डिगे मेमोरियल फाउंडेशनतर्फे महात्मा ज्योतिबा फुले यांची जयंती आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त 11 एप्रिलपासून कोल्हापुरात भीम फेस्टिवलचं आयोजन करण्यात आलं आहे अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष सदानंद डिगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 4 दिवस होणाऱ्या या कार्यक्रमात पहिल्या दिवशी ऐतिहासिक बिंदू चौकात महात्मा फुले व डॉक्टर आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून अभिवादन करण्यात येईल.
त्यानंतर सायंकाळी भीम फेस्टिवलचे उद्घाटन राजू लाटकर यांच्या हस्ते होईल। LED लाइटिंगचे राजगृह प्रतिकृतीचे उद्घाटन डॉक्टर SS मोरे तसेच डॉक्टर आंबेडकर ज्या खुर्चीवर बसले होते त्या खुर्चीचे उद्घाटन डॉक्टर कौस्तुभ वाईकर यांच्या हस्ते होणार आहे। या कार्यक्रमाला जिल्ह्यातील विविध मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत। पत्रकार परिषदेला कार्याध्यक्ष धोंडीराम कांबळे, अशोक भास्कर, राजन कदम, दुर्गा काळे, नित्याताई शिंदे उपस्थित होत्या। मेमोरियल फाउंडेशनच्या वतीने 2025ला भीम फेस्टिवलचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। 11 एप्रिल ते 14 एप्रिल बिंदू चौक आणि शाहू स्मारक भवन या ठिकाणी कार्यक्रम होणार आहेत। त्या कार्यक्रमाची माहिती अशी, 11 एप्रिल रोजी बिंदू चौकात क्रांतिबा फुले यांची 197वी जयंती सकाळी 9 वाजता साजरी होत आहे। यामध्ये मान्यवरांच्या हस्ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतिबा फुले यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात येणार आहे। त्याच दिवशी संध्याकाळी 6:15 वाजता बिंदू चौक, ऐतिहासिक बिंदू चौकामध्ये मुंबई येथील दादर येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घराची राजगृहाची प्रतिकृती LED लाईटिंगचं उद्घाटन CPRचे प्रमुख SS मोरे, डॉक्टर SS मोरे यांच्या हस्ते होणार आहे। त्याचबरोबर त्या बाबासाहेब कोल्हापुरात 1935 ते 37 साली ज्यावेळी कोल्हापूरला यायचे त्यावेळेला इंदुमती बोर्डिंग येथील ला भेट देत व काही काळ विश्रांती घ्यायची, ते ज्या खुर्चीवर बसले ती खुर्चीसुद्धा पब्लिकला पाहण्यासाठी आपण उपलब्ध करणार आहोत। याचंसुद्धा उद्घाटन आणि या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सिद्धार्थ हॉस्पिटलचे डॉक्टर वाईकर, कौस्तुभ वाईकर यांच्या हस्ते होणार आहे। यांच्यासोबत डॉक्टर गिरीश कांबळे, उत्तम कांबळे, वसंतराव मोळीक, याचबरोबर रघुनाथ मांढरे आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो। बाहर बाहर उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। मंडळी, तुम्हाला फॅमिली सोबत चांगली वन डे पिकनिक करायची आहे का? मग आजच भेट द्या सातपुड्याच्या पर्वत रांगेत कोल्हार प्रकल्पाच्या पायथ्याशी निसर्गाच्या कुशीत वसलेलं श्याम लीला टुरिझम अँड रिसॉर्टला। पारंपरिक शेतकी संस्कृती आणि नाविन्यपूर्ण सेवा सुविधांचा अनोखा संगम, प्रशस्त फळबाग व शिवार फेरी, मुलांना एन्जॉय करण्यासाठी प्ले एरिया, विविध खेळ, स्विमिंग पूल, रेन डान्स, सेल्फी पॉइंट आणि बरंच काही। नाश्ता आणि चुलीवरील व्हेज नॉन व्हेज जेवणाचा आस्वाद, राहण्याची ही उत्तम व्यवस्था। वन डे पॅकेज 699 पासून सुरू। लग्न, रिसेप्शन, वाढदिवस यासाठी देखील स्वतंत्र व्यवस्था करून मिळेल। अल्पावधीतच लोकप्रिय झालेले कृषी पर्यटन स्थळ श्याम लीला ॲग्रो टुरिझम अँड रिसॉर्ट। बुकिंगसाठी संपर्क मुक्काम तेलंखेडी, नवनाथ आश्रमाजवळ, पांढुर्णा रोड, तालुका सावनेर, जिल्हा नागपूर। मोबाईल 7276366752 किंवा 9021433560। छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजीराजे यांच्याबद्दल कथित वक्तव्य प्रकरणी प्रशांत कोरटकर याच्यावर न्यायालयात हल्ला करणाऱ्या ॲडव्होकेट अमित कुमार भोसले यांचा शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या वतीने कोल्हापुरात सत्कार करण्यात आलाय। यावेळी माध्यमांशी बोलताना संजय पवार म्हणाले, राज्यात व केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यापासून छत्रपती शिवराय, छत्रपती संभाजी महाराज, शाहू फुले आंबेडकर यांचा वारंवार अपमान भाजपची पिलावळ करीत आहेत। सरकारने थोर पुरुषांचा अपमान करणाऱ्यांना अशा नालायक प्रवृत्ती विरोधात कडक कायदा करावा, अन्यथा शिवसैनिक, शिवभक्त कायदा हातात घेऊन अशा नालायक प्रवृत्तीला ठोकल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा इशारा पवार यांनी दिला आहे। जय शिवाजी, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर संभाजी महाराज की जय, जय
भवानी जय शिवाजी. शिवभक्तांच्या, शिवप्रेमींच्या आणि शिवसैनिकांच्या भावना छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज आणि थोर पुरुषांबद्दल कायमच एक ॲग्रेसिव्ह येतात आणि आम्हाला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये यांचा अपमान सहन करणार नाही आणि करूसुद्धा आम्ही कुणाला देणार नाही. या पद्धतीने जर अपमान जो कोण करणार असेल तर हीच प्रतिक्रिया भविष्यात येईल. ही सुरुवात आहे. आम्ही कायमच सांगितलं प्रशांत पडळकर हा नालायक वाटून ज्यांनी शिवाजी महाराजांचा अवमान केला, संभाजी महाराजांचा अवमान केला आणि आमच्या इंद्रजीच्या घरात जाऊन घुसवून मारतो, ह्याचा बाप यायला पाहिजे कोल्हापुरात. आणि त्याला आज कळलं असेल की कोल्हापूर काय, महाराष्ट्रात काय. भविष्यामध्ये विचार करावा. ही तिलावळ निर्माण केलेली आहे ह्या सरकारने, भाजप सरकारने. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, थोर शाहू फुले आंबेडकरांचा अपमान करा आणि त्यांना कमी लेखा. भविष्यामध्ये त्याची नावं लोक विसरली पाहिजेत, पण तू भविष्यामध्ये नाही. आणि 500,000 वर्ष झाली तर छत्रपती शिवाजी महाराजांना कुणीही विसरणार नाही. क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी. काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com. यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव येथे बौद्धगया महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी 28 मार्च रोजी भीम टायगर सेना तालुका राळेगाव या संघटनेच्या व बौद्ध अनुयायांच्या वतीने भव्य मोर्चा निघालाय. यावेळी मोठ्या संख्येने बौद्ध समाजातील जनसमुदाय एकत्रित जमला होता. देशातील सर्व धर्मियांचे प्रार्थनास्थळ त्याच धर्मियांच्या ताब्यात आहे, परंतु बिहार राज्यातील बौद्धगया येथील प्राचीन आणि जगभरातील बौद्ध धर्मियांचे श्रद्धास्थान असलेले बुद्धविहार ब्राह्मणांच्या ताब्यात आहे. त्यासाठी बनविलेला अधिनियम 1949 रद्द करून महाबोधी महाविहार बौद्ध धर्मियांच्या ताब्यात देण्यात यावे अशी मागणी राळेगाव येथे काढण्यात आलेल्या मोर्चेकरांची होती. सदर मोर्चाची सुरुवात राळेगाव येथे असलेल्या महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ एकत्र जमून करण्यात आली असून शहरातील प्रमुख मार्गांनी तहसील कार्यालयावर जाऊन तहसीलदार यांच्या मार्फत राष्ट्रपती यांना निवेदन देण्यात आले. मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद. मुक्त करा, मुक्त करा, मुक्त करा, मुक्त करा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, तथागत बुद्धांचा, तथागत बुद्धांचा, त्याग करा युद्धाचा, भारतीय संविधानाचा, भारतीय संविधानाचा, भारतीय संविधानाचा. मुर्दाबाद मुर्दाबाद. मिलिंद तन्वीज, आप देख रहे हैं लाड बुद्धा टीवी न्यूज. मैं हूँ यवतमाळ जिले के रालेगांव तहसील में. इसी वक्त में रालेगांव शहर में एक बड़ा मोर्चा निकलने जा रहा है. बौद्ध गया महाबोधि विहार टेम्पल एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए, इसी मांग को लेकर रालेगांव शहर से बड़ी संख्या से यहाँ से एक मोर्चा निकल रहा है. ये हमारे रालेगांव शहर में जो बाबा साहब का पुतला है, यहाँ पे सभी समाज बांधव इकट्ठा हुए हैं. अभी कुछ ही देर में ये मोर्चा को प्रारंभ होने वाला है. दर्शकों, महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट जो 1949 जो है वो कायदा संविधान में से विसंगत कैसा है, तो संविधान का अनुच्छेद जो 13 है वो आर्टिकल 13 के 26 जनवरी 1950 को के अगले पहले जो कानून है ये सभी खत्म करना चाहिए था सरकार ने, लेकिन वो हुए नहीं. तो इसी मांग को लेकर ये कायदा रद्द करने के लिए अभी ये समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है. हमारे साथ में कुछ ही लोग हैं.
काका काय नाव आहे तुमचं, कशासाठी तुम्ही या मोर्चामध्ये जमलेले आहे? माझं नाव राजकुमार देका, ही बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडियाचे आम्ही या ठिकाणी सर्व रायगाव तालुक्याचे बौद्ध बांधव, बुद्ध उपासक आणि उपासिका जे बुद्धगया 1949चा ॲक्ट या ठिकाणी बनलेला आहे तो रद्द करण्यात यावा यासाठी आम्ही सर्व उभी करण्यासाठी जमलो आणि आता आम्ही तहसील कार्यालय रायगाव येथे आम्ही निवेदन दिलं. त्यावरती लिहिलेलं होतं, समोरचा अर्थ समजून घ्या, टाळ्या वाजवण्यात आपण खूप गर्दीत अर्थ समजून घ्या. म्हणजे महापुरुष जिंदा होते और वो कभी नहीं मरते. बाबासाहेबांनी महापुरुष जन्म लेते और कभी नहीं मरते हे जे वाक्य लिहिलेलं होतं, पहिलं वाक्य वाचलं की आम आदमी जन्म लेते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो जन्म लेते हैं और कभी नहीं मरते. बाबासाहेबांनी निरखून ते वाक्य वाचलं आणि पहिलं वाक्य तसंच ठेवलं. ते पहिलं वाक्य होतं की आम आदमी पैदा होते हैं और वो मर जाते हैं, ते वाक्य तसंच लिहिलं आणि खाली लिहिलं होतं की महापुरुष पैदा होते हैं और वो कभी नहीं मरते. जय भीम इंडियाच्या बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पुन्हा भेटूया ताजा घडामोडी घेऊन. जय भीम. आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीव्ही.